समय, जिसके भरोसे हम अपनी जिंदगी की गणित लगाते हैं। लेकिन क्या हो अगर समय ही आपको धोखा दे दे। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना हम 10 लोग थे। मैं रू, मेरी पत्नी निश और हमारे 8 दोस्त, जिनमें से हर एक के पास कोई ना कोई हुनर था। अखिल का सामान, टीमों की पार की नजर, राग की हिम्मत और निश का जादू, चिराग की ताकत, चिरंजीवी की ट्रैकिंग, नेहा की शांति, श्वेत का जुगाड़ और मोनू की छिपी हुई चालाकी। हम ऋषिकेश गए थे जिंदगी जीने, लेकिन गंगा के उस भारी पानी और पीले कोहरे ने हमें निगल लिया। जब हमारी आंख खुली तो हम नदी किनारे नहीं बल्कि एक ऐसे जंगल में थे जहां सन्नाटा चीखता था। एक ऐसा जंगल जो नक्शे पर नहीं है। और फिर हमने अपनी घड़ियां देखी। सुइयां 11:15 पर जमी थी। कहानी अब शुरू होती है। जंगल में एक अजीब सी सीटी गूंज रही थी। पी पी पी। यह कोई रैंडम शोर नहीं था, यह एक पैटर्न था। 3 छोटी बीप, ठीक वैसी ही जैसी मोनू हमें इकट्ठा करने के लिए बजाता था। मोनू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांपते हाथों से अपनी सीटी दिखा रहा था। रू भाई, कसम से मैंने नहीं बजाई। मेरी सीटी तो गीली है, इसमें से हवा भी नहीं निकल रही। नेहा ने तुरंत मोनू को कसकर पकड़ लिया, उसकी पीठ थपथपाई। शांत हो जा मोनू, हम तुझे जानते हैं। कोई और है जो तेरी नकल कर रहा है। अखिल भाई ने अपनी टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई। रोशनी कांप रही थी। हवा की वजह से हो सकता है या कोई जानवर। नहीं, राग ने अपनी भारी और सपाट आवाज में कहा। उसने अपने स्विस नाइफ की पकड़ मजबूत की। हवा धुन नहीं बनाती अखिल, यह कोई इंसान है और वो हमें बुला रहा है। चिराग दर्द से कर्राते हुए चिल्लाया, तो हम वहां क्यों जा रहे हैं? लॉजिक कहता है खतरे से दूर भागो। मैंने बोला चिराग सही कह रहा है। मेरा रिस्क एनालिसिस कहता है कि हमें अनजाने सोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें नदी के किनारे रहना चाहिए। लेकिन टीमों ने मुझे रोका। उसने अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। उसकी आंखों में वही टेस्टर वाली चमक थी जो बग ढूंढते वक्त होती है। रू, लॉजिक फेल हो चुका है। हम गोल घूम रहे हैं। अगर हम भागेंगे तो वापस यहीं आएंगे। वो आवाज, वो एकमात्र नया वेरिएबल है। हमें सोर्स तक जाना होगा। वोटिंग हुई, 10 में से 7 हाथ उठ चुके थे। डर के बावजूद जिज्ञासा जीत गई। हम उस आवाज की तरफ चल पड़े। हम चल रहे थे। चिरंजीवी सबसे आगे था। वो जमीन सूंघ रहा था, हर टूटी टहनी को देख रहा था। अचानक वो रुका। यहां देखो, उसने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। झाड़ियां टूटी हुई है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से, जड़ के पास से। श्वेत ने झुककर देखा। उसकी आर्टिस्टिक नजर ने वो देख लिया जो हम नहीं देख पाए। ये खरोचे देखो। श्वेत ने तने पर उंगली फेरी। ये जानवरों के नाखून नहीं है, ये इंसानी नाखून है। जैसे किसी ने बचने के लिए जमीन पर और पेड़ों को नोचा हो। यह सुनकर निश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। चलते चलते मुझे एक और अजीब बात महसूस हुई। गर्मी, पसीना, बहुत ज्यादा पसीना। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अब तक शाम के 5 बज जाने चाहिए थे। ठंडक और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन गर्मी जस की तस थी। मैंने ऊपर देखा। सूरज, वो 1 इंच भी नहीं हिला था। वो ठीक हमारे सिर के ऊपर था, तीखा, चुभने वाला। टीमो, मैंने धीरे से कहा,
मैं जानती हूँ रूह, टीमो ने बिना ऊपर देखे कहा, पसीने पोंछते हुए। शैडो की लंबाई नहीं बदल रही, पृथ्वी घूम नहीं रही है या हम पृथ्वी पर नहीं हैं। यह एक स्टैटिक एनवायरनमेंट है। लगभग 1 घंटे या जो भी वक्त था चलने के बाद सीटी की आवाज बंद हो गई। हम एक छोटी सी खुली जगह में पहुंचे और वहां जो हमने देखा उसने हमारे पैरों से जमीन खींच ली। वहां एक कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो कोई आम कैंप नहीं था। वहां 3 टेंट थे जो कि फट चुके थे। उन सभी पर काई लगी हुई थी। उनका रंग धूप से उड़कर सफेद हो चुका था। कपड़े ऐसे लटक रहे थे जैसे सालों से आंधी तूफान झेल रहे हों। यह किसका है? निश ने पूछा। अखिल भाई आगे बढ़े। उनके पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने झुककर उसे उठाया। वो एक सोलर चार्जर था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ। यह अखिल भाई का गला रूंध गया। यह मेरा मॉडल है। मैंने इसे पिछले हफ्ते ही अमेरिका से मंगाया था। यह इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है। यह किसी और के पास हो ही नहीं सकता। हम सब यह सुनकर सन्न रह गए। हम एक खंडहर में खड़े थे और वो खंडहर हमारा ही कैंप था। हम सब बिखरे हुए सबूतों को देखने लगे। हर किसी को अपने ही निशान मिल रहे थे। निश एक पुराने पतीले के पास गई जो एक बुझी हुई आग के पास पड़ा था। पतीला काला पड़ चुका था। उसने ढक्कन हटाया और अंदर कुछ काला सा सड़ा हुआ फफूंद लगा पदार्थ था। निश ने उसे सूंघा और उल्टियां करने लगी। निश, मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो रो रही थी, कांप रही थी। यह मेरी रेसिपी है, आलू और सोयाबीन। इसमें वही मसाला है जो मैं घर से लाई थी। मैंने यही बनाने का सोचा था अगर हम कैंपिंग करते। श्वेत एक पेड़ के पास गई। वहां पेड़ के तने पर चाकू से कुछ खुदा हुआ था। श्वेत ने अपनी उंगलियां उस पर फेरी। यह मेरा स्केच है, श्वेत ने चीखते हुए कहा। एक रोती हुई आंख। मैंने ये अभी तक बनाया भी नहीं था। मैं बस सोच ही रही थी कि बनाऊंगी। और तभी राग ने हमें बुलाया। इधर आओ। राग एक टेंट के अंदर था। उसके हाथ में कुछ था, एक डायरी, गीली सी, सड़ी हुई, लेकिन उसके पन्ने प्लास्टिक कवर की वजह से बचे हुए थे। मैं आगे बढ़ा। कांपते हाथों से मैंने डायरी उठाई। लिखावट मेरी थी, लेकिन वो बहुत ही घबराहट में लिखी हुई थी। हाथ कांपते हुए लिखे गए शब्द। मैंने पन्ना पलटा। नेहा मेरे कंधे पर सिर रखकर पढ़ने लगी। दिन 1, हम नदी में गिरे। 11:15 बज रहे हैं। रास्ता मिल ही नहीं रहा है। घड़ियां रुक चुकी हैं। तीसरा दिन, सूरज डूब नहीं रहा है। गर्मी से दिमाग फट रहा है। मोनू की सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। अखिल कह रहा है कि उसके पास राशन है, पर वो खत्म हो रहा है। 7वां दिन, चिराग का पैर सड़ने लगा है। निश ने कुछ फल ढूंढे थे, लेकिन वो सभी कड़वे हैं। हम सभी भूख से मर रहे हैं। 12वां दिन, लिखावट बहुत खराब है। हम अकेले नहीं हैं। वो हमारी आवाज की नकल करता है। वो हमारे चेहरे पहनता है। टीमो सही थी, यह लूप है। हम मरेंगे और फिर हम वापस आएंगे। और आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, जिसे बार बार पेन गड़ाकर लिखा गया था। दूसरे ग्रुप को मत आने देना, उन्हें मार देना, वरना लूप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने डायरी से नजर उठाई। सब मुझे देख रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी।
उन्हें मार देना? चिराग ने धीरे से पूछा। किसे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ठीक हमारे पीछे से, बहुत करीब से, पी 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 सीटी बजी। लेकिन इस बार आवाज जंगल से नहीं आई थी। आवाज उस टेंट के पीछे से आई थी जहां हम खड़े थे। हम सबने झटके से मुड़कर देखा। टेंट के फटे हुए कपड़ों के पीछे से एक परछाई थी। आकार बिल्कुल मोनू जैसा था। कद, काठी, बाल, खड़े होने का तरीका सब मोनू जैसा। लेकिन असली मोनू तो हमारे बीच खड़ा था, नेहा का हाथ पकड़े हुए। तो वो परछाई किसकी थी? राग जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से परछाई पर मारा। लेकिन पत्थर हवा में से गुजर गया। वहां कोई नहीं था। सिर्फ हंसी की आवाज गूंजी। वही हंसी जो राफ्टिंग करते वक्त हम हंस रहे थे। वूहू, मजा आ गया, अखिल भाई की आवाज में। और तेज, और तेज, चिराग की आवाज में। रूह, कितना सुंदर है ना यहाँ सब कुछ, निश की आवाज में। जंगल हमारी यादों को, हमारी खुशियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह परछाई हमें डरा नहीं रही थी, वो हमें ललचा रही थी। भागो, टीमो चिल्लाई। यह एक मेमोरी डंप है। यह जगह हमें कॉपी कर रही है। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी परछाई बन जाएंगे। हमें भागना पड़ेगा। पुराने कैंप को छोड़कर हम वापस जंगल में भागे। चिराग लंगड़ा रहा था। राग और अखिल ने उसे सहारा दिया। श्वेत ने नेहा का हाथ पकड़ा। हम पागलों की तरह दौड़ रहे थे। लेकिन इस बार जंगल शांत नहीं था। पेड़ हिल रहे थे, हवाएं चीख रही थी और हर दिशा से हमारी ही आवाजें आ रही थी। रूह, मुझे बचाओ, निश की आवाज, जो मेरे कानों के बिल्कुल पास से आई, जबकि निश मेरे साथ दौड़ रही थी। मैं थक गया हूं, मोनू की आवाज। हम भागते रहे, जब तक कि हम एक छोटी गुफा के पास नहीं पहुंचे। चिरंजीवी ने गुफा सूंघी। यहां जानवर नहीं है, यह सेफ है। जल्दी से सभी अंदर चलो। हम सब गुफा में घुस गए। अखिल भाई ने फ्लेयर जलाई। लाल रोशनी में सबके चेहरे भूतों जैसे लग रहे थे। हम हाफ रहे थे। प्यास से सभी का गला सूख चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी। 11:15 AM। सूरज अब भी वहीं था। वक्त अब भी वहीं था। मैंने अपने मन में सोचा, हम अपनी लाशों से मिलकर आ रहे हैं। डायरी कह रही है कि दूसरे ग्रुप को मार देना। क्या हम दूसरा ग्रुप हैं या हम वो हैं जिन्हें मारना है? शून्य का यह चक्र, सर्कल ऑफ जीरो, शुरू हो चुका है और हम इसके केंद्र में हैं। जिस डायरी को रूह ने पढ़ा उसे खुद उसने ही लिखा था। लेकिन अगर वो रूह यहां है तो डायरी लिखने वाला रूह कहां गया? गुफा के बाहर उनकी हंसी अब भी गूंज रही है। लेकिन गुफा के अंदर एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है, क्योंकि श्वेत ने अभी गुफा की दीवार पर कुछ ऐसा देखा है जो जंगल से भी ज्यादा पुराना है। और चिराग के पैर का जख्म अब खून नहीं, कुछ काला उगल रहा है। क्या रूह अपने दोस्तों को खुद से ही बचा पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, कहानी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे आपके फीडबैक का जल्दी से ही इंतजार रहेगा। तो जल्दी से आपका प्यार कमेंट्स में लिख दीजिए।